नया टॉपिक हम चालू करेंगे, सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास? ओके, तो आपका हो गया, देखिए काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे अपन। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये टॉपिक है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। ओके ओके ओके, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो center of mass is the point to which a force may be applicable to cause a linear acceleration without any angular acceleration। देखो, अगर आपका समझ लो एक बॉडी है, कोई भी ऐसा एक बॉडी है, ठीक है, आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है, ये बॉडी मूव कर रहा है। लेट्स से आपने जो भी फोर्स इस पे अप्लाई किया है, इसकी वजह से तुम दोनों भी बस मस्त सोकर आए हो, एकदम से आंखें सूजी हुई है वैसे, अच्छा है, ठीक है। तो समझ लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसको अपन पुश कर रहे हैं और ये बॉडी आगे जा रही है, ठीक है। लेट्स से इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ये आपके एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। इफ दिस बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब इसका फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है। अभी देखो इसको ऐसे समझो, कोई ठोस ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, समझ लो, ठीक है, अभी मैं इसको मूव करा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा फोर्स जो है ना इसके सेंटर ऑफ मास पे जा रहा है। अगर मैंने कोई जेली लिया या जैम लिया, तो उसको अगर मैं मूव कराऊं तो वो क्या इस तरह से मूव करेगा? नहीं ना, वैसे लुटक पुटक के मूव करेगा, है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट टू विच अ फोर्स में बी अप्लाइड टू कॉज अ लीनियर एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगा बॉडी का? बताओ बताओ। अभी जैसे मैं इसको बैलेंस शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखो इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, समझ लो ये एक बॉक्स है और ये यहाँ पे गिर रहा है ना, एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है, और इधर से देख लो भाई साहब, यहाँ पे गिर रहा है। ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर अगर मैंने वहां पे एक सुई की नोक भी रख दी ना, तो बॉडी बैलेंस हो जाएगी। अरे हो जाए भाई साहब, इट विल गेट बैलेंस। अगर वहां पे मैंने एक सुई की नोक भी रख दी ना, तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हवा चल रहा है इसकी वजह से है, लेकिन अगर मैंने वहां उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रख दिया, तो दिस उन्होंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने का तरीका यही है। उसको आप देखिए, एक कोई बुक है, उसको अगर आप लेते आ रहे हैं, ये ऐसे गिरेगा यहाँ से, इस पे एक लाइन खींच दीजिए, इधर से लाइए, इधर दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बराबर उस जगह पे आप अगर एक सुई की नोक भी रख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जब आप, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट टू विच अ फोर्स में बी अप्लाइड टू कॉज अ लीनियर एक्सेलेरेशन। एक फोर्स को हम अप्लाई करते हैं टू कॉज अ लीनियर एक्सेलेरेशन विदाउट एन एंगुलर एक्सेलेरेशन। इसमें एंगुलर एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा है, सिर्फ लीनियर एक्सेलेरेशन होगा, ठीक है। देखो, जैसे समझ लो कोई गोलाकार बॉडी है, ठीक है, ये फिक्स है, लेट्स से एक एक व्हील सा है, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये कैसे होगा? ये घूम रहा है, लेकिन इज दिस लीनियर एक्सेलेरेशन? नो, इट इज एन एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो आपने फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाया, इस चीज को समझिए, आपका जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगा है। समझ में आ रहा है ये? जैसे समझ लो एक कोई चीज है ऐसे फिक्स है, देखो ऐसा एक चक्का है, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे फोर्स दिया, ये फोर्स दिया तो चक्का ये ऐसे घूम रहा है, लेकिन इसका लीनियर एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? एंगुलर एक्सेलेरेशन हो रहा है। मतलब आपका फोर्स सेंटर ऑफ मास तक पहुंचा ही नहीं, your force has not reached the center of mass, because of which it is performing an angular acceleration, it is not performing a linear acceleration। जब आप किसी बॉडी पे फोर्स देते हैं और वो लीनियरली चलने लगता है, तो आपका फोर्स सेंटर ऑफ मास तक पहुंच गया है, योर फोर्स हैज रीच्ड द सेंटर ऑफ मास। अगर मैंने, ये एक बॉडी है और इसको मैंने ऐसे फोर्स दिया और ये आगे बढ़ा, तो इसका मतलब मेरा फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास तक पहुंच गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच लीनियर एक्सेलेरेशन। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे आपका क्या कॉज हो सकता है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इट कॉजेज अ लीनियर एक्सेलरेशन। इसका भाई साहब लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अदरवाइज अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो सेंटर ऑफ मास पे आपका फोर्स पहुंचा ही नहीं है। ये एक चक्का है, आपने भाई साहब ये फोर्स मारा, मतलब ये जो फोर्स आपने दिया इसके सेंटर ऑफ मास तक पहुंचा ही नहीं है, इसकी वजह से वो एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज वो लीनियर एक्सेलरेशन करता था। इफ योर फोर्स वुड हैव रीच्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, इट वुड हैव परफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन एंड नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन समझ पा रहे हैं? लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ऐसे स्ट्रेट जाना, और एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब घूमना, ठीक है, ओके। इन अदर वर्ड्स, द सेंटर ऑफ मास इज द पार्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है,
M1R1। अभी जैसे समझो एक बॉडी है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अभी समझ लो ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। अभी लेट्स से ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ओके, समझ लो ये पॉइंट है M1, ये पॉइंट है M1 मास का, और ये कितना डिस्टेंस है R1। ये M2 है, ये कितना डिस्टेंस है R2। ये M3 है, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है R3। ये M4 है, और ये कितना डिस्टेंस है R4 है। लेट्स से ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आपका जो सेंटर, तो आपका यहाँ पे वैसे सेंटर, सेंटर ऑफ मास इज द पार्टिकल इक्विवेलेंट। तो ये इसका R जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या हो जाएगा, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो R of center of mass will be equal to summation of MIRI, I की वैल्यू 1 से लेकर लेट्स से n इनफाइनाइट तक, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ I की वैल्यू 1 से लेकर n तक MI तक, ठीक है। दैट विल बी, मतलब देखो यहाँ पे आप इस चीज को और ज्यादा अच्छे तरह से पढ़ेंगे जब आपको रोटेशनल मोशन होगा। तो यहाँ पे R1, R2, R3 ये सब डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। इफ यू हैपन टू ऐड देम, देन दिस इज गोइंग टू गिव यू योर सेंटर ऑफ मास। रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास will be equal to summation of MIRI upon summation of MI, ठीक है। ओके, अभी अगर समझ लो भाई साहब कोई सेंटर ऑफ मास है, कोई एक पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट में किससे डिफाइन करते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस से डिफाइन करते हैं। तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई साहब, ठीक है। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट का बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, जितने भी पॉइंट्स हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे M1 x1, तो मास M1 इंटू x1, मास M2 इंटू x2, मास M3 इंटू x3, ऐसा करते करते मास Mn इंटू xn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 टिल Mn, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को अगर निकालना हो किसका, सेंटर ऑफ मास का, तो ये क्या हो जाएगा M1 इंटू y1, M2 इंटू y2, M3 इंटू y3, ऐसा करते करते Mn इंटू yn तक अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 से लेकर Mn तक, ठीक है। अगर z निकालना हो आपको भाई साहब तो क्या हो जाएगा M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 Mn Zn तक अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस Mn। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको निकालने बोला जाए तो वो बॉडी भाई साहब उससे बनी हुई है। हो सकता है कि दो पार्टिकल से अलग अलग, क्या इनका एक सेंटर ऑफ मास हो सकता है? हाँ हो सकता है बस, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स एक बॉडी को बिलोंग नहीं करते हैं, बट कैन दे बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटर ऑफ मास? यस। जैसे जैसे एक सीसॉ है, सीसॉ देखा होगा आपने, है ना। तो दो लोग हैं, क्या उन दोनों को बैलेंस करने के लिए सेंटर ऑफ मास इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप साइकिल चला रहे हैं, आपका मास और साइकिल का मास है, लेकिन क्या अब मिलकर दोनों का एक मास हो गया है? यस इट इज, ठीक है। जैसे दो लोग हैं, जैसे वो सीसॉ पर बैठे तो वो दोनों लोगों का मास और सीसॉ का मास सब एक सिस्टम हो गया। दिस इज हाउ द सेंटर ऑफ मास वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो पॉइंट, थोड़ा सा आपको काल्पनिक कॉन्सेप्ट लग सकता है ये, लेकिन सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट है जहां तक अगर आपका फोर्स पहुंच चुका है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन कॉज करेगा, ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, तो अभी आप समझ लो ये एक पार्टिकल है 1 kg का विच इज ऑफ मास M1, दूसरा पार्टिकल है 3 kg का, ठीक है, विच इज ऑफ मास M2। इसका पोजीशन वेक्टर भाई साहब क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, -3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। व्हाट पोजीशन वेक्टर डज द सेंटर ऑफ मास हैव? ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो R ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपका भाई साहब यहाँ पे R सेंटर ऑफ मास भाई साहब कितना हो गया, तो यहाँ पे R सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा I 1 से लेकर n तक MIRI, ठीक है, अपॉन सिग्मा MI, I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो आप कर लो भाई साहब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास I प्लस 2j प्लस 3 इंटू 1 इंटू 3, क्योंकि भाई साहब आपके टू पार्टिकल्स हैं, है ना। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, R ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू, यहाँ पे दो ही है देखो, M1 R1 प्लस M2 R2, है ना, ये तो वेक्टर्स में है, अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, क्लियर है। तो M1 कर लो, यहाँ पे M1 कितना है 1 kg इंटू R1 कितना है बोलो, I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और भाई साहब M2 हो गया कितना आपका 3 kg, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका -3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1 प्लस 3, तो ये हो गया आपका कितना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस 9 आई कैप
ये हो गया आपका -6 j कैप प्लस 3 j कैप अपॉन 4। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो यहाँ पे कितना हो गया, i -9 i कैप कितना हो गया बोलो, -8 i कैप। ठीक है, 2 j कैप -6 कैप, टू माइनस सिक्स हो गया बच्चा, -4 j कैप। ठीक है, k कैप प्लस 3 कैप, तो ये हो गया आपका भाई साहब 4 j कैप अपॉन भाई साहब 4। ठीक है, कर लो इसको भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना, -2 i कैप -j कैप प्लस k कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आर सी ओ एम विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2, ऐसा करते करते mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn तक। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे दो ही पार्टिकल्स थे, तो आपने भाई साहब m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 कर दिया भाई साहब। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? शर्मा जी क्लियर है? नहीं, थोड़ा थोड़ा क्लियर है? ओके, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg बी केप्ट एट टू पोजिशन। तो आपके भाई साहब दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और मास वन इज केप्ट एट द ओरिजिन, एक को आपने भाई साहब ओरिजिन 0 0 पे रखा है, 1 kg का मास है। ठीक है, वन इज केप्ट एट द ओरिजिन दैट इज 0 0 ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द अदर 8 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस। दूसरे को आपने कहां पे रखा है, 8 मीटर अलोंग द एक्स एक्सिस। दोनों भी भाई साहब, ये भी आपका 1 kg का मास है, ये भी आपका 1 kg का मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, 8 मीटर का है। ठीक है, since the masses of the two particles are the same, the center of mass will be, the center of mass of the system क्या हो जाएगा, center of mass of the system will be 4 meter from here and 4 meter from here। are we clear? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सेंटर ऑफ मास यही होगा ना, कैसे, चाहे तो कैलकुलेट कर लो भाई साहब, क्या है, आर सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या है, देखो m1 मतलब कितना हो गया, क्या है भाई साहब आपका 1 kg इंटू r1, इसका पोजिशन क्या है भाई साहब 0, क्योंकि ये तो यहाँ पे है, प्लस m2 कितना है 1 kg, और इसका पोजिशन क्या है 8 अपॉन 1 प्लस 1, है ना, तो ये हो गया आपका कितना 8/2 दैट इज 4। तो ये हो गया आपका 4, देखो यहाँ पे 40 इज योर सेंटर ऑफ मास। क्या ये समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन से जाओगे तो भी आपको वही मिल जाएगा। ओके, इन द सेकंड केस लेट अस मूव, अभी हम भाई साहब इसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ पे था 8, अभी हमने मूव कर दिया इसको, कहाँ पे 8 4 पे मूव कर दिया। ठीक है, ओके, इट हैज मूव व्हिच इज 4 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस। तो अलोंग द वाई एक्सिस हमने इसको 4 मीटर मूव किया है। नाउ द सेंटर ऑफ मास विल बी एट द पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, 4 2 पे आ जाएगा। भाई देखो इसका बीच वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 4, तो ये 4 2 और ये 0। ऐसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करो, या तो अगर आर सेंटर ऑफ मास करोगे तो भी आपका कितना हो जाएगा, देखो m1r1 प्लस m2r2 अपॉन, अभी देखो यहाँ पे आर एक्स एक्सिस और आर वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये तो होता है आपका जनरल फॉर्मूला, लेकिन अगर आपको आर एक्स कॉम्पोनेंट का चाहिए तो m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ बोलिए। ठीक है, तो आर एक्स बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1x1 भाई साहब बोलो क्या हो जाएगा, 1 into 0। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसका एक्स ले लो ना, अभी इसका एक्स कितना है 8, तो प्लस 1 1 kg का है ये, और इसका एक्स कितना है 8। अब बोलो भाई साहब 1 प्लस 1, चलिए भाई साहब 1 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 8/2 दैट इज 4। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये मिल गया आपको 4। ठीक है, चलिए आर वाई निकाल लो इसका, सिंपल एकदम, देखो आर वाई क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। कर लो बात भाई साहब, यहाँ पे m1 क्या है
1, y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस m2 कितना है भाई साहब बोलोगे, m2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1 तो कितना आ गया बोलो यहाँ पे 4 अपॉन 2 तो ये आ गया 2, देखो 4 2 आ गया, मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिए वैसे, ठीक है क्लियर है ओके। अभी अगर भाई साहब इन द थर्ड केस लेट अस कंसीडर द टू मासेस ऑफ 1 kg एंड 2 kg, अभी आपने मास को चेंज कर दिया है, ठीक है, वी केप्ट एट 0 0, ये वहां का है ओके, 0 0 एंड 3 0, ठीक है, यहाँ पे बैठे भाई साहब ये 0 0 और ये आपका भाई साहब 3 0 पे बैठा है, ठीक है, 0 0 और 3 0 पे बैठा है। नाउ द सेंटर ऑफ मास विल बी एट 2 0, कैसे कैलकुलेट कर लो भाई साहब, ठीक है, आर एक्स की वैल्यू ज्ञाना ट्राई करो जरा क्या होगा, आर एक्स की कैलकुलेट करेंगे, ये 0 0 पे है और ये 3 0 पे है, ये आपका 1 kg का मास और ये है भाई साहब 2 kg का मास, चलो ट्राई करो, m1 m1 r1, m1 क्या है तुम्हारा 1 और भाई साहब x1, तो ये हो जाएगा आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 कितना है तुम्हारा 1, x1 0, ठीक है, और बोलो भाई साहब m2 कितना है 2, ओके चलिए भाई साहब x2 यहां पे रखा है ना, देखो 3 0 पे तुमने इस मास को रखा है तो x2 की वैल्यू 3, ओके तो ये हो गया भाई साहब आपका 3, ओके अब कर लो इसको, देखो 1 प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 अपॉन 3, तो ये हो गया आपका 2, देखो ये x कोऑर्डिनेट आ गया 2, ठीक है, चलिए y कोऑर्डिनेट को निकालते हैं, आर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, स्मिथ ट्राई कर भाई साहब, m1 की वैल्यू 1, बहुत बढ़िया, चलिए y1 0, 0 क्यों भाई साहब ये यहाँ पे रखा हुआ है तो 0 ही हो जाएगा ये, ठीक है, चलो m2 m2 2 और y2 9, y2 0 होगा, हाँ y2 0, ठीक है, तो ये हो गया 0 भाई साहब अपॉन m1 प्लस m2 कितना है भाई साहब आपका 1 प्लस 2, तो ये हो गया ऊपर का पूरा 0 अपॉन 3, तो ये 0 आ जाएगा भाई साहब, तो इसका मतलब आपका x कोऑर्डिनेट आ गया 3 और ये 0, तो दिस विल बी सॉरी 2 एंड 0, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, in the third case let us consider the two masses of 1 kg and 2 kg kept at 0 0 and 3 0, so now the center of mass will be 2 0, are we clear on this one people, बहुत बढ़िया, ठीक है, the distance between the carbon atom and the oxygen atom in carbon monoxide, कार्बन मोनोऑक्साइड बस अब CO होता है ना, ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है 1.1 एंगस्ट्रॉम which is 1.1 into 10 raised to minus 10, ठीक है, मीटर, given that the mass of the carbon atom is 12 atomic mass unit AMU and the mass of the oxygen atom is 16 AMU, calculate the position of the center of mass, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलना है भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो बच्चा पार्टी, एक्स सेंटर ऑफ मास, अभी यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स सेंटर ऑफ मास भाई साहब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे तो m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो इस चीज को समझ लो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 1.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसका मास इतना, इसका मास इतना, अभी आप बोलोगे कहां से मैं एक्स और वाई लाऊं, तो जरूरत नहीं है, आप एक को मान लो ओरिजिन पे, ठीक है, ये भाई साहब आपका ओरिजिन पे है, ठीक है, क्लियर है, तो मुझे बताओ या इसको मान लो या तो इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको माना देखो, तो यहाँ पे एक्स, तो m1 क्या है बोलो 12 और इसका r1 कितना होगा 0, बहुत बढ़िया भाई साहब, m2 कितना है भाई साहब 16, ओके, एटॉमिक मास यूनिट, और r2 कितना है बोलो 1.1, ठीक है, चलो भाई साहब एकदम सही जा रहे हो तुम लोग, m1 प्लस m2 भाई साहब कितना हो जाएगा 12 प्लस 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 1.1 अपॉन 6 प्लस 2 8 28, ठीक है, तो ये हो गया आपका 17.6 upon 28, that is going to give you how much 0.63 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है, आर वी क्लियर, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में यहाँ पे 6.3 एंगस्ट्रॉम पे होगा, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 0.63 एंगस्ट्रॉम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, बहुत है बढ़िया भाई साहब, ओके, थ्री पार्टिकल्स ऑफ मासेस 5 kg, ठीक है, 1 kg एंड 1.5 kg आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका राइट एंगल ट्रायंगल है 3 4 और 5, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास, आपको भाई साहब इसको सेंटर, देखो
सवाल में तो आपको यहाँ पे दे दिया है कि आप ओरिजिन पे एक को ले रहे हो, सब, वरना आपको नहीं देंगे जनरली। आपको बोल देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 पार्टिकल से बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का डायमेंशन है और ये केजी है, आप बताओ सेंटर ऑफ मास क्या है। एक को उठाकर हमेशा आप किसमें डाल दो, ओरिजिन पे डाल दो, एक को उठाकर, ठीक है, एक वर्टेक्स को उठाकर डाल दो। तो आपने यहाँ पे 0.5 केजी को डाल दिया, ठीक है। चलो भाई साहब करना है, तो यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, तो एक्स, अगर तो यहाँ पर आपका कौन सा प्लेन बन रहा है, एक्स वाई प्लेन बन रहा है, एक्स जेड भी ले सकते हैं, वाई जेड भी ले सकते हैं, फिलहाल एक्स वाई लेते हैं अपन, ठीक है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का भाई साहब कितना आ जाएगा, बोलो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ठीक है, अपॉन क्या बोलो, m1 प्लस m2 प्लस m3। चलो भाई साहब फटाक से निकालते हैं इसको। मुझे बताओ ये वाला जो m1 है वो कितना है, 0.5, लेकिन इसका x1 कितना है, 0, क्योंकि आपने इसको 0 0 पे डाल रखा है, ठीक है। m2 बोलो भाई साहब, m2 1.5 ले लो किसी को भी, 1.5, और ये कितना हो गया, 4, प्लस m3 बोलो भाई साहब कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 3, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू 0.5, m2 की वैल्यू 1.5 और ये हो गया 1। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 1.5 इंटू 4, ये हो गया 6 प्लस 3, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 9/3, तो ये हो गया आपका कितना, 3, ठीक है भाई साहब, कुछ गड़बड़ कर गया, हाँ कौन सा, हाँ ये जीरो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जीरो होगा ना भाई साहब, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट आपका जीरो होगा ना, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0 3, है ना, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 4 0, और ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 0 0, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये आपका जीरो होगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 6/3, तो ये हो गया 2, ठीक है। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बोलो, y सेंटर ऑफ मास, तो 0.5 इंटू y1 प्लस 1.5 इंटू y2 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, अपॉन भाई साहब 0.5 प्लस 1.5 और 1, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3, 1.5 प्लस 5, ये हो गया 2 2 प्लस 1 3, ठीक है, द पार्टिकल इज एटीट्यूड के, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। एक पार्टिकल को अगर हमने ओरिजिन में मान लिया तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एट 2 1, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा 2 1 पे, ठीक है। आपको शायद ये ना मालूम हो, लेकिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर आपको साइकिल चलाना आता है क्या, नहीं, सीधा स्कूटी पे बैठी हो, नहीं, साइकिल चलाया है, ओके, तो आपको ये समझिए, इनफैक्ट आपका सबसे बड़ा जीवन का उपलब्धि है जब आपने चलना सीखा था। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पूरे बॉडी को बैलेंस कर रहा है बेसिकली, उसके पहले वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है ना, तो उस पूरे बॉडी को वो बैलेंस कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलाइन हो रहे हैं, उसके बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अलाइन होगा तो वो चलने लगे, ठीक है, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। हम जनरली ये सोचते हैं कि उसका ब्रेन इस कदर कोऑर्डिनेट कर रहा है। आप जब साइकिल चला रहे हैं, इस साइकिल को वैसा आप रख दो बिना स्टैंड के, वो रहेगी क्या, नहीं, या तो उधर गिरेगी या तो इधर गिरेगी, लेकिन उसी साइकिल पे जब आप बैठ रहे हो तो बराबर चल रही है ना, स्ट्रेट चल रही है। स्कूटी पे आप बैठ रहे हो तो बराबर चल रही है, स्कूटी को बिना स्टैंड के रख दो गिर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्या कर रहे हैं, देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग, आप अपने बॉडी से एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जो उस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ बैलेंस कर रहा है, ठीक है, उस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ बैलेंस कर रहा है, इसके वजह से वो बैलेंस हो रहा है, वरना वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जब आप खड़े हैं तो आर यू अप्लाइंग अ फोर्स, आर यू, जब बैठे हैं तो भी आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, यू आर स्टिल अप्लाइंग अ फोर्स, ओनली व्हेन यू आर लाइंग डाउन then you are not applying any force, but in these two cases you are applying a force, and this force is doing what, this force is basically aligning your center of mass to the center of gravity, ये अलाइन हो रहा है, ठीक है। देखो साइकिल में क्या कर रहे हो आप, साइकिल तो इंजन नहीं है तो आप पेडलिंग कर, आपको लगता है ये पेडलिंग से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पेडलिंग का सिस्टम ऐसा क्यों है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है मेरे को, व्हील ऐसे जा रहा है, तार तो आपका चेन है तो वो घूम रहा है, पीछे का पहिया घूमेगा तो आगे का पहिया घूमेगा, ठीक है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा ही सिस्टम क्यों है, बैलेंसिंग हो रही है आपकी भाई साहब, ठीक है। आप आगे चलकर देखोगे कि एक, आप तो जिम जाते हैं है ना, तो समझो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि लेट्स से ये एक रॉड है ना, जिम में ऐसा रॉड रहता है, बेंच जो भी है ऐसा रहता है ना, यहाँ पे आपने एक वेट डाला और यहाँ पे आपने एक वेट डाला, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर आपने इस वेट को निकाल दिया तो क्या होगा, ठीक है, ये पलटी मारेगा,
लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप इसको रोक सकते हैं। आप इसको, आप अगर देखोगे ना, अगर आपने इस रॉड को इधर खिसका दिया ज्यादा, ऐसे कर दिया, या सॉरी, आप अगर इस रॉड को ऐसे इधर ज्यादा खिसका दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा विदाउट एनी वेट बीइंग देयर। ये हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको ऐसे कर रहे हो ना, तो आप सेंटर ऑफ मास से खिलवाड़ कर रहे हो। यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, जब ये ऐसे है तो जरूरी ये पलटी मारेगा। ठीक है, ऐसे भाई साहब टुडुक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने भाई साहब इस रॉड को इधर खिसका दिया, लेट्स से ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड के लेंथ को कम कर दिया, इधर ज्यादा खिसका दिया, ऐसे कर दिया, मतलब इधर ज्यादा लेंथ आ गया, इधर कम लेंथ, वेट इधर अभी भी है, ये नहीं पलटी करेगा। ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग, क्योंकि आपने इसके साथ क्या कर दिया, आपने इसके सेंटर ऑफ मास से खिलवाड़ कर दिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच दिस विल हैपन। ठीक है, आपने इसके सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को जब तक तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ अलाइन रखोगे, तब तक बॉडी भाई साहब स्टेबल रहेगी। जैसे डिसअलाइनमेंट होगा, बॉडी गिरेगी। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, जैसे यहाँ पे देखो, थ्री मासेस आर प्लेस्ड ऑन द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, 40, 70, 300 ग्राम एट द ओरिजिन। क्या भाई साहब, अच्छा, यहाँ पे 300 ग्राम एट द ओरिजिन, 500 ग्राम, ये हो गया आपका 500 ग्राम, एंड 400 ग्राम, ये 400 ग्राम। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कर लो भाई साहब। आप आपका यहाँ पे वाई कंपोनेंट है ही नहीं। क्या इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं वाई के हो सकता है? नहीं, एक्स एक्सिस पे ही होगा। तो सारा खेल आपका एक्सिस पे है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास भाई साहब कितना हो जाएगा? सिंपल सा है भाई साहब, एक्स सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका? 0.3 इंटू x1, ये 0 हो गया, m2 0.5 इंटू ये 40 हो गया, m3 0.4, और ये हो गया भाई साहब आपका 70 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.4। तो ये तो हो गया भाई साहब आपका 0। ये कितना हो जाएगा बोलो? 5 4 जा 20, और ये एक 0। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आया? 20 आ गया ना। 5 4 जा 20 और एक 0, तो ये कट गया भाई साहब, तो ये हो गया आपका 20 प्लस यहाँ पे 4 7 जा 28, और ये 0, तो यहाँ पे कट गया, तो ये हो गया आपका 28। 0.3 प्लस 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.5 कितना हो गया? 0.8। 0.8 प्लस 0.4 ये कितना हो गया? 1.2। तो ये हो गया 8 2 प्लस 2 4 अपॉन 1.2, तो ये हो गया 480 अपॉन 12, तो ये हो गया आपका 40। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास आपका भाई साहब यहाँ से 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो इसको कैलकुलेट करो भाई साहब, चलो फटाफट। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स, ईच ऑफ मास, तीनों भी पार्टिकल आपके 10 केजी के हैं। नहीं, 10 केजी का एक, 20 केजी का एक और 30 केजी का एक, इज लोकेटेड एट 0 0 0 है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लोकेटेड है। वेयर शुड अ पार्टिकल ऑफ मास 40 केजी बी प्लेस्ड सच दैट द न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी एट 333। अभी फिलहाल आपका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? 0 0 0 पे है।
द सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे भाई साहब 10 kg 20 kg इज लोकेटेड। तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ पे था, 0 0 0, ठीक है। वेयर शुड बी द पार्टिकल ऑफ 40 kg, अभी आप देखो यहाँ पे द टोटल मास ऑफ द 3 पार्टिकल्स कितना है, 60 kg है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 3 पार्टिकल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल पॉइंट ऑफ मास 60 kg व्हिच इज लोकेटेड एट सेंटर। इसको समझिए, देखो आप बोल रहे हो एक पार्टिकल है 10 का, एक पार्टिकल है 20 का और एक पार्टिकल है 30 का, अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, 0 0 0 पे। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि 10 20 और ये 30 इनको ऐड करेंगे तो 60, मतलब ये 60 कहाँ पे लोकेटेड है, 0 0 0 पे लोकेटेड है। कैन यू से दिस, इट मींस वन एंड सेम थिंग ना, पूरे सेंटर ऑफ मास को चितर बितर ना करके ये पूरा जो मास है वो कहाँ पे लोकेटेड है, 0 0 0 पे लोकेटेड है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कैन से। ओके, सो total mass, that is 10 20 and 30, that is 60 kg is located at where, at the origin, ठीक है। ओके, let mass m2 be located at, let's say हमारा mass m2 यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। द सिस्टम इज 2 पार्टिकल सिस्टम, अभी अगर हमने इसको 2 पार्टिकल सिस्टम माना, मतलब क्या, इस 40 kg को हमने भाई साहब कहां पे रखा है, लेट्स से आपका इट इज गिवन द न्यू सेंटर ऑफ मास आपका क्या हो गया, 333, ठीक है। सो लेट मास m2 बी 40 kg बी लोकेटेड एट x2 y2 z2, ठीक है। इसको अपन ने इसमें यहाँ पे लोकेट किया, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो m1 x1, दैट इज, इसको अभी तक हमने यहीं पे रखा है। देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास 60 kg का हो गया, और ये जो 40 kg का मास है, ये अब देखो ये 0 0 0 है ना, ये 40 kg वाला भाई साहब कहां पे, लेट्स से x1 सॉरी x2 y2 x2 y2 और z2 पे, और जिसके वजह से अभी सेंटर ऑफ मास कहां पे हो गया है, 3 3 3 पे। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, x सेंटर ऑफ मास दैट इज 3 विल बी इक्वल टू 60 into 0 प्लस 40 into x2 अपॉन 100, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे y2 that is y center of mass that is 3 will be equal to 60 into 0 plus 40 into y2 upon भाई साहब 60 plus 40 that is 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 7.5, और इसी तरह से भाई साहब ये 3 that is z will be equal to 60 into 0 plus 40 into z2 upon 100, तो ये हो गया आपका 7.5। तो x2 y2 और z2 की वैल्यू आ गई 7.5, ठीक है। तो आपका 40 kg वाला मास कहां पे होना चाहिए, 7.5 7.5 and 7.5, this should be their placing so that the center of mass shifts to 333। सेंटर ऑफ मास पहले कहां पे था, 0 0 0 पे, अभी ये शिफ्ट होकर कहां पे गया है, 333 पे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है भाई साहब। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। फोर पॉइंट मासेस पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिव मासेस, यहाँ पे क्या क्या है भाई साहब आपके, ये आपका 1 kg का, ठीक है। क्यू भाई साहब कितना है आपका, क्यू हो गया आपका 1 kg का, ठीक है। आर आपका हो गया भाई साहब 2 kg का, और एस हो गया आपका 2 kg का। स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये सब भाई साहब आपका स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी फारदेस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे सबसे दूर होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विल बी फारदेस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे दूर कहां से होगा। तो पहले तो निकाल लो भाई साहब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, एक्स और वाई प्लेन है, निकाल सकते हैं भाई साहब हम। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो सेंटर ऑफ मास की, x सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, बोलो। अगर हमने इसको ओरिजिन मान लिया, लेट्स से 0 0 0, किसी एक पार्टिकल को ओरिजिन मान लो, ठीक है। तो कर लो भाई साहब यहाँ पे 1 into 0 प्लस
बोलो भाई साहब यहाँ पे 1 इंटू ए है कि नहीं, 1 इंटू ए तेरा भाई साहब एक्स का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसका एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका कितना होगा, देखो ये हो जाएगा ए 0 0, इसका कोऑर्डिनेट बोलो ना भाई साहब क्या होगा, इधर से ए और इधर से ए, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, सॉरी यहाँ पे अपन ना ए और 0, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, ए एंड ए, और ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, 0 एंड ए। कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो 0 0 ठीक है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास भाई साहब क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 1 इंटू ए प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 इंटू ए प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 0 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये ए प्लस 2a अपॉन 2 प्लस 2 4 5 6, ठीक है, 3a/6, तो दैट विल बी a/3, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, बोलिए भाई साहब, वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए अपॉन आपका कितना हो जाएगा बोलो, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 6 6, ठीक है। कितना आ गया बोलो ये, 2 4a/6, तो आपका कितना हो गया बोलो, 2a/3, तो आपका यहाँ पे ये आ गया कितना, 2a/3, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, a/3, a/3 मतलब ये पूरा a है, इसका 1/3, इस पूरे का 1/3, 1 2 3 4 5 6, 6 का 1/3 मतलब ये हो जाएगा ना, ये a/3 हो गया, है ना। और 2a/3 मतलब 1/3, 2a/3 2/3, है ना। क्या होगा चाचा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया आपका भाई साहब a/3, ये हुआ ना 6 6 6, हाँ, ये हो गया आपका a/3, ये हो गया आपका a/3, ये हो जाएगा आपका 2a/3, 2a/3, तो ये हो गया a/3 एंड 2a/3, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर बताइए किससे क्लोजेस्ट चाहिए, देख सकते हैं आप, एस से सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। सो इट विल बी, क्या हो गया भाई साहब यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम विल बी फर्देस्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे दूर, ओके, तो सबसे दूर भाई साहब किससे हो जाएगा ये, ऑब्वियसली आर एंड, सबसे दूरम किससे होगा भाई साहब, आर ओनली दिख रहा है मेरे को, नहीं क्यू, सॉरी है भाई साहब लिखते हैं भाई साहब, ये कैसे हो गया, the distribution of mass is more towards R and S. दो केजी 2 केजी है, एक केजी, तो मतलब P और Q से सबसे दूर होगा ना ये, P और Q से सबसे दूर होगा, R और S के पास है ये, ठीक है। सो P और Q से सबसे दूर होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी ये प्रूव होता है। और जब भी देखो, जैसे समझो अगर कोई बॉडी है ना, जैसे ये बॉडी है कोई, मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा, इस तरफ किस तरफ, जितना ज्यादा भारी होगा उस तरफ होगा ये, ठीक है। तो ये इस तरफ भारी है ना, 2 केजी का मास इधर है, तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ ही होगा, इनसे ये दूर होगा, पी एंड क्यू। अगर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है विदाउट कैलकुलेशन भी आप बोल सकते हैं, द सेंटर ऑफ मास विल बी अवे फ्रॉम द साइड ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है, क्योंकि भारीपन उधर ज्यादा है, ठीक है। ओके ओके ओके, 4 balls each of mass m are kept at the vertices of a rectangle that is 8 centimeter in length and 4 centimeter in breadth. 4 balls each of mass m are kept at the vertices, ठीक है, are kept at the vertices, तो ये हो गया m m m और ये m are kept at the vertices of rectangle that is 8 centimeter in length,
ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास? हाँ, सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे लेट्स से ये 0 0 हो गया, ठीक है भाई साहब, ये 0 0 हो गया, ये हो गया कितना बोलो? 8 0। और बोलो ना बोलो, ये वाला कितना हो जाएगा? 8 4। बहुत बढ़िया। और ये वाला 0 4। चलो भाई साहब सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका, ठीक है। एक्स पे निकाल लो भाई साहब, कितना हो जाएगा? m इंटू 0, ठीक है, प्लस m इंटू 0, ठीक है, प्लस m इंटू 8 प्लस m इंटू 8 अपॉन m प्लस m प्लस m प्लस 4m। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। समझम? ओके। y क्या हो जाएगा बोलो? m इंटू y1, m इंटू 0, m इंटू 4, m इंटू 0 प्लस m इंटू 4। तो ये हो गया भाई साहब 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। तो अभी हम बात करेंगे भाई साहब सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज की। एक्चुअली ये पॉइंट हम अगली बार ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक नया टॉपिक है। लेकिन क्या सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है? देखो सेंटर ऑफ मास में एक चीज जो और आपको समझनी है वो ये है कि जितना जिस तरफ भारी होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा, द मोर हेवियर इट इज। सो लेट्स से अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी, देखो जैसे समझ लो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरफ ज्यादा लाई करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास विल बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेट। जिधर जितना ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास भी उधर ही उतना ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। इट विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स द, ठीक है। ओके, सो आपको भाई साहब इसका कैलकुलेशन करना है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो गया ये, वाई सेंटर ऑफ मास ये हो गया। तो आपका भाई साहब टोटल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल। आपका भी मैथ्स क्लास है।